वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्ट स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है मनुष्यों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन वुमेन। मनुष्यों में प्रजनन कैसे होता है, क्या होता है, एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है मनुष्यों के जनन की प्रक्रिया में नर तथा मादा दोनों अलग अलग से भाग लेते हैं। मतलब मनुष्यों में जो प्रजनन होता है उसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य एक लिंगी यानी सेक्सुअल प्राणी है, अर्थात नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं। इन्हीं जनन अंगों के आधार पर मनुष्य पुरुष या नारी कहलाते हैं। मतलब हम आपको भी बताए थे, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। मनुष्यों में प्रजनन दो यानी नर और मादा दोनों की सहायता से होता है, क्योंकि ये एक लिंगी प्राणी होते हैं। मनुष्य एक लिंगी प्राणी होते हैं। आगे है, मानव जनन अंग लगभग 12 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं। किशोरावस्था यानी एडल्सेंस में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को यौवनारंभ कहते हैं। यौवनारंभ के समय शरीर में होने वाले परिवर्तन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है। मतलब एडल्सेंस में जो चेंजेज आती है वो स्रावित हार्मोन्स यानी अंतःस्रावित इंटरनल ऑर्गन्स के द्वारा जो हार्मोन्स रिलीज होता है उसी के प्रभाव के कारण किशोरावस्था में चेंजेज आती है। चलिए, तो इसमें पहला है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। इसके बारे में जानते हैं। नर मनुष्य यानी कि पुरुष में जनन अस्थि क्षेत्र में एक मांसल संरचना शिश्न होता है, जिसके बीच में मूत्रवाहिनी होती है। शिश्न के नीचे उसकी जड़ में एक मांसल थैली वृषण कोष होता है, जिसमें अंडाकार संरचना वृषण होती है। वृषण नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करते हैं। वृषण में भी शुक्राणु का निर्माण होता है। और मेल में जो चेंजेज आती है, ये चेंजेज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण आती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही मेल में ये सभी चेंजेज आती है। चलिए इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। इस फिगर में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये पेनिस शिश्न होता है और ये वृषण होता है, और इसी के द्वारा स्पर्म रिलीज होता है। इसी में स्पर्म का निर्माण होता है और इसके द्वारा फिर पेनिस के द्वारा स्पर्म शरीर से बाहर निकलता है। यूरेट्रा है, मूत्राशय है, इसी के द्वारा पेशाब बाहर निकलता है। अब दोनों एक साथ क्यों नहीं निकलता है, बारी बारी से कैसे निकलता है, ये कैसे काम करता है, ये आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा जनन की प्रक्रिया में नर के निम्नलिखित अंग भाग लेते हैं। कौन कौन से हैं? वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, प्रोस्टेट या कॉपर ग्रंथि, शिश्न। आगे देखते हैं। वृषण नर का प्रमुख जननांग है। यह एक जोड़ी पाया जाता है तथा दोनों जांघों के मध्य स्थित होता है। इसमें नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण जिस थैली में स्थित होता है उसे वृषण कोष कहते हैं। ये हमारे शरीर के बाहर स्थित होता है, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण हमारे शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर होती है। चलिए एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। चलिए इसमें आप लोग को कहते हैं, ये देखिए, ये हमारा वृषण है और ये अधिवृषण होता है। इसमें स्पर्म का निर्माण होता है और इसमें ऊपर वाले में स्टोर होता है। और ये जिस थैली में बंद है, ये जो पूरा आपको थैली जैसी रचना दिख रही है, इसे हम लोग वृषण कोष कहते हैं। वृषण जिस थैली में रहता है उसे वृषण कोष कहते हैं, तो इस पूरे को हम लोग वृषण कोष कहते हैं। और इसी में स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण हमेशा शरीर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर होती है, इसीलिए हमारे शरीर से बाहर लटका हुआ है। चलिए जूम करके आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये जो वृषण की थैली है, ये शरीर से बाहर लटका हुआ रहता है। ये क्यों रहता है? तो हमारे शरीर का जो ये स्पर्म का निर्माण 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हमेशा कम तापमान पर होता है, इसलिए ये शरीर से बाहर कर दिया गया है। अब ठंड के मौसम में क्या होता है कि ठंड के मौसम में जब ठंड बढ़ जाती है तो ये ऊपर की ओर सिकुड़ने लगता है, यानी शरीर से गर्मी लेने लगता है। और गर्मी के मौसम में ये नीचे की ओर आ जाता है, क्योंकि इसे ठंडा रहने की आवश्यकता होती है। गर्मी के दिनों में शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये नीचे की ओर आ जाता है, और ठंडे के दिनों में जब शरीर का टेम्परेचर घट जाता है तो ये ऊपर की ओर चल जाता है। यानी कि ये बाहर का टेम्परेचर जब घट जाता है तो ये ऊपर की ओर चल जाता है, प्राप्त करने के लिए गर्मी उष्मा। चलिए आगे देखते हैं। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आगे है शुक्राणु यानी स्पर्म। शुक्राणु यानी स्पर्म पुरुषों के वीर्य में मौजूद होते हैं। शुक्राणु महिला के अंडे के साथ निषेचित होकर एक बच्चे को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। पुरुष में शुक्राणु का उत्पादन वृषण यानी टेस्टिकल में होता है। चलिए हम लोग समझते हैं क्या होता है। चलिए हम लोग जानते हैं आगे। यानी स्पर्म के द्वारा ही ये जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, इसी के द्वारा ये फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। यानी वृषण में जो
स्पर्म का निर्माण होता है, उसी के कारण ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूर्ण होती है और एक भ्रूण का निर्माण होता है। चलिए फिगर के माध्यम से देखते हैं शुक्राणु कैसे होते हैं। तो ये आप लोग को फिगर में दिखाई दे रहा होगा। शुक्राणु स्पर्म जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें आगे का भाग थोड़ा चौड़ा भाग होता है गोल के आकार का, और पीछे एक पूंछ टाइप से लगी रहती है। ये पूंछ के कारण ही इसमें गति आती है। स्पर्म में गति आप पीछे लगे इस पूंछ के कारण आती है, जो सचल होता है। मेल का जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, वो सचल होता है, और फीमेल का अंडाणु यानी ओवम जो होता है वो अचल होता है, मतलब वो चल नहीं सकता है। ये मेल के शुक्राणु इस पूंछ के कारण आगे बढ़ती है, और ये कई संख्या में होती है। एक बार जब रिलीज होता है तो ये कई संख्याओं में होती है, लेकिन इसमें से कोई एक ही निषेचित हो पाती है, मतलब किसी एक के द्वारा ही भ्रूण का निर्माण होता है, बाकी सब मर जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अधिवृषण। यह एक 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है जो प्रत्येक वृषण के पीछे स्थित होती है। ये वृषण से अच्छी तरह जुड़ी होगा। सॉरी, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर ये सॉरी अच्छी तरह जुड़ी होती है, यहाँ पे जुड़ी होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो ये अच्छी तरह जुड़ी रहती है। इसका एक छोर वृषण से जुड़ा रहता है तथा दूसरा छोर अधिवृषण से आगे बढ़कर शुक्रवाहिका बनाती है। अधिवृषण शुक्राणु के प्रमुख संग्रह स्थान का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्व होता है। चलिए आगे फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। मैं आप लोगों को जूम करके बता देता हूँ। इस फिगर में आप लोगों को ये देखिए, ये हमारा होता है टेस्टिस यानी वृषण। इसी में स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण इस वृषण में होता है, और इसके द्वारा ये जो आपको कुंडलित नलिका इतनी बड़ी दिख रही होगी, इसी कुंडलित नलिका को अधिवृषण कहते हैं, और इसी में स्पर्म स्टोर होता है, और इसी में पूर्ण जो भी कमी रहती है पूर्ण परिपक्व इसी में हो जाता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए दूसरे फिगर के माध्यम से आपको समझा देते हैं। इस फिगर में आप लोग देखिए कि ये टेस्टिस होता है। इसमें आपको कई सारी छोटी छोटी रचनाएं दिख रही होगी। इसी के द्वारा ये जो आप लोग को देखिए यहाँ पे हॉल है, जिसके द्वारा ये अंदर पहुँचती है, और ये इसमें स्टोर होता है। स्पर्म इस नलिका में, इस घूमी हुई नलिका में, जिसकी टोटल लंबाई 6 मीटर है, इसमें स्टोर होता है और पूर्ण परिपक्व होता है। उसके बाद ये जो आप लोग को बगल से एक नली दिख रही है, इसे शुक्रवाहिका होती है, जिसके द्वारा ये आगे की ओर शुक्राणु बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है शुक्रवाहिका, वेस डिफरेंटिया। यह एक पतली नलिका है जिसकी भित्तियां मांसपेशी की बनी होती है। अधिवृषण से शुक्राणु शुक्रवाहिका में पहुंचता है। शुक्रवाहिका अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है। ये शुक्राणुओं को आगे की ओर बढ़ाने का काम करती है। यानी शुक्रवाहिका जो होती है स्पर्म को आगे की ओर बढ़ाने का काम करती है। आप लोग को ये वृषण है, और थोड़े जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो ये जो है ये वृषण है। ये आप लोग को ऊपर वाला जो भाग दिख रहा होगा ये अधिवृषण है, और ये वाला नली जो दिख रही है आप लोगों को, यही है शुक्रवाहिका, जिसके द्वारा स्पर्म आगे की ओर बढ़ता है। और ये आप लोगों को दिखाई होगा ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। ये क्या होती है आगे की ओर देखते हैं, हम लोग आगे समझते हैं। आई होप कि आप लोगों को शुक्रवाहिका समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। शुक्राशय, यह एक जोड़ी पतली पेशी युक्त भित्तियां वाली रचना होती है। ये पॉलीयुक्त रचना वाला होता है। यह प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थित रहता है। दोनों ओर के शुक्राशय आपस में मिलकर स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। इससे एक प्रकार का चिपचिपा द्रव्य स्रावित होता है। चलिए देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। इसमें आप लोग देख रहा होगा, देखिए ये हमारा पेनिस होता है, और ये शुक्रवाहिका होती है, जिसके द्वारा स्पर्म आगे की ओर बढ़ता है। ये वाला जो आपको भाग दिख रहा होगा हल्का हल्का पीला कलर का, ये शुक्राशय होता है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, और इस शुक्राशय से ही इसी शुक्राशय से एक विशेष प्रकार का चिपचिपा द्रव्य निकलता है, जो स्पर्म मिलने के बाद वीर्य बन जाता है। यहाँ से निकलने वाले जो होते हैं वो शुक्राणु होते हैं, और ये चिपचिपा द्रव्य मिलने के बाद वो वीर्य कहलाने लगता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं इस फिगर में। इस फिगर को आप लोग अच्छे से देखिएगा, इसमें बहुत सारे अंग का नाम सब दिया हुआ। चलिए आगे देखते हैं। मूत्र मार्ग यूरेट्रा, यह एक लंबी मांसल नली है। इसमें 2 सहायक ग्रंथि पुरस तथा कॉपर ग्रंथि खुलती है। मूत्र मार्ग से मूत्र और वीर्य दोनों का त्याग होता है। मतलब ये आप लोगों को फिगर में देखिए,
मैं आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारा उत्सर्जन तंत्र है। ये देखिए, इसी में ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा यही मूत्राशय है, और ये जो आप लोगों को एक नली टाइप से जो वृक्क से आती हुई दिखाई दे रही होगी, इसी में जल चला जाता है और पेशाब का निर्माण होकर के ये यहाँ पे आकर स्टोर हो जाता है। और इसी के द्वारा मूत्र मार्ग के नीचे की ओर जो लटका हुआ आपको लोग दिखाई दे रहा होगा, यही मूत्र मार्ग है, जिसके द्वारा पेशाब बाहर निकल जाता है और स्पर्म भी इसी के द्वारा बाहर निकलता है। ये देखिए आप लोगों को, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये यूरेट्रा है, इसी में पेशाब स्टोर रहता है और इसके द्वारा फिर बाहर निकल जाता है। और स्पर्म भी इसी नली के द्वारा बाहर निकलता है, लेकिन ये बगल से अलग से दूसरी नली जुड़ी रहती है। ये आप लोगों को आगे समझ में आएगा। अभी चलिए आगे देखते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि, यह मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक संबंध रखता है। इसका आकार गोल सुपारी जैसा होता है। दोनों पुरस्थ ग्रंथि संयुक्त होकर एक समान पुरस्थ ग्रंथि का निर्माण करती है। इसमें लगभग 2 दर्जन नलिकाएं होती है जो मूत्र मार्ग से खुलती है। इसमें एक प्रकार के पुरस्थ द्रव्य का स्त्राव होता है। इसी द्रव्य के कारण वीर्य में विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। चलिए फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए इस फिगर में आप लोगों को दिखाई, इस फिगर में आप लोगों को देखिए, ये जो है ये हमारा यूरेट्रा होता है जिसमें पेशाब स्टोर रहता है, और इसी के द्वारा, इस नली के द्वारा पेनिस से होता हुआ यूरिन बाहर की ओर निकल जाता है। और ये हमारा टेस्टिस है और ये अधिवृषण है, और इसी के द्वारा ये जो आप लोग को एक नली टाइप से रचना दिख रही है, यही नली के द्वारा ये शुक्राणु बाहर निकलता है, यानी स्पर्म बाहर की ओर आता है। यही है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका यानी शुक्राणु जिस नली से आगे की ओर बढ़ते हैं उसे शुक्रवाहिका कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था। इस नली के द्वारा ही शुक्राणु यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड्स में आता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड्स में आने के बाद यहाँ पर एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, जो एक विशेष प्रकार की गंध यहाँ पर मिल जाती है। यहीं पर स्पर्म में एक विशेष प्रकार की गंध मिल जाती है, जिसमें वीर्य में एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, जिसके द्वारा अट्रैक्शन होता है, यानी मेल और फीमेल में इसी गंध के कारण अट्रैक्शन होता है। और इससे यहाँ पे यूरिन स्टोर रहता है। यूरिन जब इस नली से बाहर निकलता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स इस नली को ब्लॉक कर देता है, जिस कारण केवल और केवल यूरिन बाहर निकलता है। लेकिन जब स्पर्म इस नली से स्पर्म जब बाहर निकलने लगता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स इस नली को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ स्पर्म बाहर निकलता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे इस फिगर में आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, इस फिगर में भी आप लोगों को आसानी से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर यूरिन स्टोर रहता है, और एक नली आपको पतली सी दिख रही होगी जिसके द्वारा पेनिस से बाहर निकल जाता है। और ये जो आप लोगों को पीछे से एक नली जाती हुई दिख रही है, यही है शुक्रवाहिका, जिसके द्वारा शुक्राणु भी इस नली से होता हुआ बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या करता है, ये ब्लॉकेज का काम करता है, यानी ये एक बार में किसी एक ही, जैसे यूरिन निकलेगा तो इस नली को ब्लॉक करेगा, और ये बाहर निकलेगा तो इस नली को ब्लॉक करेगा। मतलब दोनों जिस समय जो निकलने का रहता है, जो बाहर आता है, उस मतलब एक बार में किसी एक ही चीज़ को ये बाहर निकलने के लिए देता है, एक को ब्लॉक कर देता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि क्या होता है, तो पुरस्थ ग्रंथि के ठीक नीचे एक जोड़ी छोटी कॉपर की ग्रंथि होती है। इन ग्रंथियों की नलिका मूत्र मार्ग में खुलती है। यह ग्रंथि एक क्षारीय द्रव का स्त्राव करती है, जो मादा योनि में प्रवेश कर उसकी अम्लता को खत्म कर शुक्राणुओं को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। कॉपर ग्रंथि क्या होता है, चलिए मैं जूम करके आप लोगों को दिखाई देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड्स है और ये यूरेट्रा। यहाँ से जब यूरिन बाहर निकल जाता है और इधर से बगल से आने वाली जो हमारी वेस्ट डिफरेंस इस नली के द्वारा जब शुक्राणु बाहर निकलने लगता है, तो यहाँ ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होता है ब्लॉकेज का काम करता है, जो स्पर्म के बाहर निकलने पर ये यूरिन को ब्लॉक कर देता है, यूरिन बाहर नहीं निकलता है। इसी के नीचे में आपको ये छोटी छोटी पीला कलर की रचनाएं दिख रही है, ये कॉपर ग्रंथि होती है। इसी कॉपर ग्रंथि से एक द्रव्य रिलीज होकर ये स्पर्म जब बाहर निकलता है तो इसमें मिल जाता है, जिसके कारण क्या होती है कि योनि में प्रवेश करने के बाद ये महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रवेश करने के बाद स्पर्म को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी ये कॉपर ग्रंथि के द्वारा निकलने वाले द्रव से शुक्राणुओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है, और वो वहाँ की अम्लता को
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो अम्लता होती है उसको ख़त्म कर देती है और शुक्राणु जीवित रहता है। शुक्राणु जो है शुक्राणु जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रवेश करती है तो वो 4 से 5 दिनों तक जीवित रहता है। कितने दिनों तक? 4 से 5 दिनों तक। लेकिन जब ये बाहर में रहता है तो वो कुछ ही सेकंड तक जीवित रह पाती है। इसका कारण यही है, इस कॉपर ग्रंथि के द्वारा जो द्रव्य रिलीज होता है तो वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अम्लता को ख़त्म कर देता है, जिसके कारण वो 4 से 5 दिनों तक शुक्राणु जीवित रह पाता है। लेकिन ये बाहर में ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए कुछ ही सेकंड में ये मर जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इस फिगर में भी एक छोटा सा वाइट कलर का आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये कॉपर ग्रंथि। चलिए आगे की ओर देखते हैं। आगे है शिश्न पेनिस, ये हमारा लास्ट है। शिश्न पुरुषों का संभोग करने वाला अंग होता है। शिश्न के माध्यम से शुक्राणु मादा के प्रजनन तंत्र में पहुंचता है। मूत्र मार्ग मूत्राशय से प्रारंभ होकर शिश्न से गुजरकर उसके ऊपर भाग में खुलता है। शिश्न शुक्राणु को शरीर से बाहर निकालकर मादा की योनि के भीतर तक पहुँच जाता है। चलिए देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। ये देखिए, इसका कार्य जो है, इसका कार्य स्पर्म को बाहर निकालकर ये योनि तक पहुंचाना है। इसी के माध्यम से ये यूरिन भी बाहर निकलता है और स्पर्म बाहर निकलता है। ये शिश्न होता है, शिश्न के माध्यम से इसे शिश्न कहा जाता है। इस शिश्न के माध्यम से स्पर्म और यूरिन दोनों बाहर निकलता है। ये आप लोगों को नली दिखाई दे रहा होगा जो यूरेट्रा से प्रारंभ होकर इसके बाहर तक जुड़ी हुई है, जिससे यूरिन बाहर निकलता है और स्पर्म भी यहाँ से बाहर निकलकर इसी नली से बाहर निकलता है। यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो एक ब्लॉकेज का काम करता है, जो समय समय पर जैसे स्पर्म निकलने के टाइम पर यूरिन को रोकता है और यूरिन निकलने के टाइम पर स्पर्म को बाहर निकलने से रोकता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पेनिस का अंदर की संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये क्या होती है ये अभी हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। ये इसमें तब तक कि आप लोग बेसिक चीज़ में देखिए 3 नसें टाइप से आप लोग को दिख रही होगी और ये अलग अलग, इसमें बहुत सारे, इसके अंदर में बहुत सारे संरचनाएं होती है, कोशिकाएं होती है। ये हम लोग को उतना समझने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।